ये क्या परसेंटेज है? ये क्या मैसेज फिर शुरू हुआ कर दिए? मैम हमारी टीम का 100% काम हो गया। यस मैम। हाँ, अभी मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए, एक नया बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। चलिए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूंगी कि आपका काम हो गया है। अभी इसमें से हम थोड़ा सा, सबसे पहले तो पहले तो ओंकार कर दी ना। चलो, दोनों हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट ओंकार। साइराम, मैं क्या बोल रही थी? नहीं, ये आप लोग ग्रिड में नहीं आ रहा है, वो देख रही हूँ मैं। ये आज आप लोग ग्रिड में नहीं आ रहे हैं, देख रही हूँ। मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट करती हूँ। चलिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आपका यदि वो होता है, क्या नाम है, मतलब पीरियडिक होंगे, उसमें से आप लोगों के पास बुक है, सॉरी पेपर पेन है आप लोगों के पास? साईराम, यस मैम। पेपर पेन है तो नोट करो। आपका एमसीक्यू मैंने गूगल फॉर्म से होगा। देवांशी, आप कह रही है मेरे पास नो मैडम, मतलब आपके पास पेपर पेन नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हैं देवांशी? आप पढ़ने बैठे हैं? ना? तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपका व्याकरण टेस्ट होगा। भाषण मतलब स्पीकिंग में आपका एक भाषण, कोई विषय दे दिया जाएगा आपको, और लिसनिंग भी आपकी गूगल फॉर्म से होगी। ये हिंदी का है। माइंड सेट करके रखेंगे आप लोग जनवरी मंथ के लिए। मैम इनके मार्क्स कितने कितने होंगे? वही 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स का दिया जाएगा। और
मैम मतलब जो हमारे लिसनिंग है और एक स्पीकिंग है और एक एमसीक्यूज है ना। हाँ, 2 गूगल फॉर्म से हो जाएंगे। एमसीक्यू गूगल फॉर्म से ही होगा। व्याकरण, व्याकरण, स्पीच एंड लिसनिंग। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। चलो, मैम एक बार और बोल दीजिए। एक तो आपका ग्रामर है, ग्रामर है आपका। ओके, 1 हो गया। 2 आपका स्पीकिंग में कोई भी भाषण वाला होगा, कोई भाषण का सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, स्पीकिंग टेस्ट होगा आपका। मैम हाँ, एक लिसनिंग होगा, और वो मैम भी गूगल फॉर्म से ही होगा। मैम आपने पिछली बार वाले वाद विवाद का अभी तक वो नहीं बताया है रिजल्ट कि कौन सा। रिजल्ट आ जाएगा इसमें, इसमें चला के वाद विवाद पूरा। मार्क्स, मार्क्स दिए हैं जो, वो डिबेट के ही आए हैं। जो सेकंड असेसमेंट हुआ था ना, उसमें डिबेट तो के मैम मार्क्स आपने दिए कहा गए। था कि वाद विवाद से सिलेक्शन होगा फिर बच्चे और आगे जाएंगे फिर नहीं, वो लीगल। आगे कुछ हुआ नहीं। मैंने बताया था होगा तो बताएंगे, हुआ ही नहीं, है ना। ओके। ठीक है, संस्कृत में आपके 2 टेस्ट होंगे। एक तो गूगल फॉर्म से आपकी व्याकरण पूछी जाएगी, ठीक है। और स्वपरिचय, अभी हैप्पी न्यू ईयर याद आ रहा है इसको, भाभी को हैप्पी न्यू ईयर बेटा, मैंने सबको बोला है हैप्पी न्यू ईयर। तो स्वपरिचय मतलब संस्कृत में अपने बारे में कम से कम नहीं 7, मिनिमम 7, समझ में आ रहा है, सेंटेंस बोलना है संस्कृत में। साई राम, सुनाई दे रहा है। यस मैम। हाँ, मैम गूगल, मम परिचय। मम परिचय, मम परिचय करके, मम परिचय, ठीक है ना। मम परिचय करके आपको देना होगा। चलिए, अब इसके बाद ये तो हिंदी संस्कृत का होगा। अब हम वापस आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी का हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चला है, हम सोचेंगे कि थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। ये रिड में नहीं आया तो ये भी लिस्ट में भी एक अकेला रिदम दिखा रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखती हुई है। क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ एक ही इसमें दिखा रहा है बच्चे का, 17 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं। चलिए, चलिए हम लेसन निकालते हैं अगला पार्ट अपना, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं दिखा रहे हैं। दीक्षा पे हम आते हैं। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन प्रेजेंटेशन? यस मैम। यस मैम। संसार पुस्तक है, इसको हम पढ़ेंगे। पाठ संसार पुस्तक है, मैंने किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम पुस्तक पढ़ते हैं, किसी भी ज्ञान को जानने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पूरी संसार पुस्तक है, उसे पढ़ना पड़ता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, किसी भी विषय की जानकारी के लिए उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। ये जो पाठ है हमारा, एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जिसको अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है बहुत फेमस, फेमस पुस्तक है, क्या नाम है उसका?
साई राम। मैम नहीं मालूम। पिता के पत्र, पुत्री की नाम। उन्होंने छोटे छोटे से पत्रों के माध्यम से, मैम आपकी आवाज सही से नहीं एक आती। सेकंड, हाँ चलिए, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम आया? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी। अब आ रही है? यस मैम। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चलिए, आप प्रेजेंट करो क्लास। तो यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी पुत्री के लिए कुछ पत्रों के माध्यम से बड़ी ज्ञानवर्धक बातें लिखी हैं, जो आज हमारे लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी इंदिरा गांधी के लिए थी। ठीक है, साई राम। साई राम मैम। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम अब नहीं आ रही। ये तो कुछ डिस्टर्ब क्यों होता है फिर मुझे? जब तुम मेरे साथ रहती हो, यहाँ पर नेहरू जी इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं, तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हैं। देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। कोई भी चीज को हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसके लिए जिज्ञासु रहना बहुत आवश्यक है। हम जाने खुद स्वयं, जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं, तो टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप पढ़ना नहीं चाहिए। आपके मन में उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या करेंगे हम इसका, कैसे यूज में लाएंगे हम इसको। तो इस तरीके से जब मन में प्रश्न उठते हैं, तो निश्चिततः हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ता है और हम कुछ आगे करते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी भी अपनी पिताजी से कभी कभी कुछ कुछ पूछा करती रहती थी, तो जब वो पास में रहते थे। लेकिन नेहरू जी के थे, वो तो व्यस्त रहते थे स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि उस समय भारत आजाद नहीं था और भारत गुलाम था। अपनी आजादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। फिर जब इंदिरा गांधी बड़ी हुई और वह कहाँ पहुंची, अपना देहरादून पढ़ने के लिए, मसूरी में, तो उन्होंने यही शुरू किया था बात। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैंने जब भी कोई भी आपका प्रश्न होता है, उस प्रश्न का समाधान ढूंढकर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए, और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। पहले ऐसे मोबाइल तो था नहीं कि फ्रिक्वेंटली पूरा बातें करते रहो, या व्हाट्सएप कर लो, या फिर वीडियो कॉल कर लो। उस समय संचार के इतने उन्नत साधन नहीं थे। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों से बातचीत की थी कि आपको इस बार अपने आर्ट इंटीग्रेशन में मणिपुर और नागालैंड दोनों के कल्चर को समझना है। कहा था कि नहीं? साईराम, कोई आंसर नहीं आया, इसलिए मुझे डाउट लग रहा है। एक्सपेरिएंशियल क्या? लर्निंग में अपने एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जो हम कर रहे थे, उसमें बोला था ना मणिपुर और नागालैंड के बारे में।
यस मैम, वो सोशल साइंस वाली मैम ने कहा था। सोशल साइंस वाली मैडम ने भी बोला होगा, हम लोग भी बोलेंगे थोड़ा 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 थोड़ा। तो क्या कर रहे हैं हम, इसके माध्यम से केवल हम जिस राज्य में रहते हैं या जिस जगह पर रहते हैं उसके बारे में ही नहीं बल्कि और उनके बारे में भी जानेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर बहुत छोटे बड़े देश हैं, उन दुनिया के बारे में छोटी छोटी कहानियां तुमको बताऊंगा, उसके देश से तुमको परिचय करवाऊंगा। तुमको परिचय करवाऊंगा, कैसा परिचय कराऊंगा? तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का तो कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, मैंने हिंदुस्तान में आप रहते हो, इंग्लैंड के लोग यहाँ पर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, तो उनका इतिहास तो तुमने पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी पूरी दुनिया का यदि माने तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उनमें सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। और हर एक को समझने के लिए, जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दुनिया की जातियों के पूरे कल्चर को समझना पड़ेगा, वहां की उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? एक सेकंड में जरा गेट बंद करके आती हूँ, बस की क्लास में बहुत आवाज आ रही है। लेकिन इंग्लैंड बहुत छोटा, हाँ शौक है, सॉरी यहाँ से केवल ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम पूरे संसार के बारे में जानना चाहती हो, दुनिया के बारे में, तो वहां के सब देशों और उनकी जातियों में जो बसी हुई है उनका क्या कल्चर है, उनका क्या खाना पीना है, उस सब तरीके का जानना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। ठीक है, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों से बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं, पूरी पूरी बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें बतला सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे और समझोगे। जैसे अभी आपको एक दिया गया है कि मतलब आपको अपने स्टेट के साथ साथ आपको मणिपुर और नागालैंड के विषय में भी जानना और समझना है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीजें आ रही है। तो यहाँ पर आप भी इंटरेस्ट लेकर वहां पर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी अभी इस पाठ को कराने के बाद कि दुनिया एक है और दूसरे लोग इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन, हमारी पूरी दुनिया एक है, सबका अपना अपना कल्चर है, सबका अपना सभ्यता है, संस्कृति है, लेकिन फिर भी हम सब भाई बहन। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। आज दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कहाँ से जानते हैं? उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में आज तो हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं और तुरंत हम जिस जगह का चाहते हैं वहां का हमें जो चीज चाहते हैं वो हमें तुरंत मिल जाती है। लेकिन जब उस समय था तो मोटी मोटी किताबें आती थी, उन किताबों से वो निकालना पड़ता था। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर वो अपनी पुत्री को एक अच्छा विद्वान, विदुषी, एक तेजस्विनी बनाना चाहते थे। वैसे ही आज के समय में भी मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि देखिए क्या है कि आप लोग कार्टून देखते हैं, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें आप अपना आनंद प्राप्त करते हैं और समय वेस्टेज होता है। वहीं पर आप दुनिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे तो निश्चित उसमें और इंटरेस्ट बढ़ता है, उसमें बहुत मजा आता है। आप नागालैंड और मणिपुर का दुख देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि आप क्या क्या देखिए यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर के यहाँ पर जैसे डांस, कौन कौन से डांस है वहां के,
वहां के फेस्टिवल्स कौन से हैं, आर्ट फॉर्म क्या है, वहां का आर्ट फॉर्म क्या है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो नागालैंड का तो बैम्बो का है ना, ज्वेलरी बनाना ना। और ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या है वहां की, है ना, ट्रेडिशनल फूड क्या है वहां का। तो इस तरीके से वहां पर आपको समझना और जानना है। मणिपुर एंड नागालैंड, अभी हमारे पास क्या है, बांस है और बांस। साईराम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, तो यस मैम। ट्रेडिशनल, हाँ तो मैं आपको यहाँ पर डालूंगी और आपको अपने उसमें बनाना है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि बहुत आनंद मिलता है। यह तो तुम जानती ही हो कि हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी थी और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। पहले हमारी धरती कैसी थी, एक आंखा गोला थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद वनस्पति आई, पेड़ पौधे। फिर पेड़ पौधों के बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फिर जानवर, फिर इंसान। इस तरीके से धरती पर हमारा जन्म हुआ। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है, जहां कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था कि जब धरती बेहद गर्म थी। और हम कैसे जान पाए कि धरती गर्म थी, पहले कुछ नहीं था, फिर वनस्पति आई। हमने कैसे जाना ये सब चीजें, कैसे जाना? जिन वैज्ञानिकों ने, जिन विद्वानों ने इसके बारे में किताबों में लिखा, उनको समझा, जाना, लिखा उस बारे में। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि जरूर ऐसा ही रहा होगा। तुम इतिहास की किताबें में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच के निकालें, हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। आपने देखा होगा कभी कुछ खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है उसका कि वो कितना पुराना है। कुछ मानक पैमाने रखे गए हैं, उस मानक पैमाने के अंतर्गत उसको नापा जाता है, तब जाकर उसकी एज निकाली जाती है कि इतना साल पुराना होगा। बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। माने जो एक काल्पनिक दुनिया है, उस काल्पनिक दुनिया को हम अपनी बहुत सुंदर सुंदर मनोरंजक तरीके से कहानियां बनाते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को बिना देखे गढ़ ली जाए, वो ठीक कैसे हो सकती है? माने जैसे परियां हैं, परियों के विषय में यदि हम बात करें तो क्या वो सत्य है? नहीं, वो तो मात्र कल्पना है। लेकिन खुशी की बात है कि पुराने जमाने में लिखी किताबें ना होने पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी हम किसी किताब से होती हैं। हम जैसे पहाड़ कितना पुराना है, सितारे, नदियां, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियां और इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कितना समय हुआ है इस धरती में, जिससे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं उस समय के। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अरे हम भी ढूंढें, नई चीजों को ढूंढें, नई चीजों को जाने। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। यदि किसी पत्थर और पहाड़ को जाने तो सोचो कितनी मजे की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा, जिससे तुम, रोड़ा माने पत्थर, तुम जिसे सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो,
एक पत्थर कभी रोड पर देखते हो या किसी पहाड़ के नीचे देखते हो, शायद संसार की पुस्तक का सबसे छोटा पृष्ठ हो। मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं कि वो छोटा पृष्ठ हो, शायद उससे कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। कोई भी जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए उसके अक्षर सीखने होते हैं। अक्षर सीखने होते हैं तब हम उस भाषा को सीख जाते हैं। तभी तुम उसकी कहानी और पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। माने पहले तुम्हें क्या करना होगा, प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी पत्थर और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, माने शाइनिंग करता हुआ पत्थर होता है जो चिकना होता है, क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कि यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदुरे किनारे या कोने का क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला ही होगा। सोचो, उसमें से गोल पत्थर और चिकना नहीं निकलने वाला है किसी पर्वत से। ये गोल चिकने रोड़े बिल्कुल नहीं होते हैं, फिर भी ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला हो गया, गोल और चिकना हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिस समय बहुत गुजरे थे, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। मतलब पत्थर कहाँ से आते हैं? चट्टानों से आते हैं। ठीक उसी तरह, जिस तरह उसके कोने और किनारे थे, माने खुरदुरा और नुकीला था, जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन, माने तल में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से धकेलकर उसे छोटे से दरिया में ले गया, माने नदी में। छोटे से दरिया से बड़े दरिया में पहुंचा। इस तरह वो दरिया के पहने में लुढ़कता रहा, माने सतह में वो पत्थर लुढ़कता चला गया, माने पानी के अंदर वो लुढ़क रहा है। उसके किनारे घिस गए और चिकना चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इस वजह से दरिया ने उसे छोड़ दिया और तुम उसे पा गई। हाँ, अब आप सोचते होंगे कि रेत कैसे आई? तो अगर दरिया उसे और आगे बहा ले जाता है तो छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा, माने कण हो जाता है। माने और आगे बढ़ता जाए तो वह कण में बदल जाता है। यदि बहुत छोटा पत्थर होगा तो बहुत जल्दी, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कि नदियों के किनारे रेत होते हैं, तो वो रेत यही है, उनके अंदर जो पानी के पत्थर तैर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो घिस घिस के बालू बन जाते हैं और एक कण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और समुद्र के किनारे जाकर अपने भाइयों से मिल जाते हैं। वहां समुद्र का किनारा है जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और घरौंदे बने घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा घोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, माने पर्वत के हिस्से से वो टुकड़ा हुआ और वहां पर एक रेत का एक कण बन गया, वहां से लेकर वहां तक उसकी क्या सफर रहा, यदि वो अपनी कहानी खुद बताता है ना, तो क्या होगा? तो तुम पहाड़ों और दूसरी चीजों से इस तरह जो हमारे चारों तरफ है और हमें कितनी बातें मालूम हो सकती है यदि हम जानना चाहे तो। ठीक है, चलो। ये जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964 आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी, जिसमें बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने का विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां
पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक का सभाग लिया गया है, मतलब कुछ भाग लिया गया है। खास यह बात है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। तो ये यहाँ पर हम बाद में देखेंगे, इसका यहां से देखना शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न? चलिए, साईराम, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। दीर्घ उत्तर प्रश्न ने बड़े लॉन्ग आंसर। लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया, बताइए। साईराम, आंसर बोलिए। लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए। लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथा लिखने का इरादा इसलिए किया हो सकता है क्योंकि उन्हें जानना और देशों के बारे में जानना हो चलिए देखते हैं इसका आंसर। और दूसरे लोगों को भी देखिए, बताना हो कि ये ऐसे जब ऐसे करके। लेखक और उनकी पुत्री, देखिए, जब लेखक और उनकी पुत्री साथ साथ रहते थे तो लेखक अपनी पुत्री के कई प्रश्न पूछा करती थी। नेहरू जी तब उनके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों और बातों का उत्तर दिया करते थे। लेकिन जब लेखक की पुत्री अपने पिता से दूर मसूरी में थी तो उन दोनों की बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः लेखक ने बड़े सरल और सहज तरीके से कई दुर्लभ जानकारियां देने के लिए इस दुनिया की और इस दुनिया की छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं पत्रों के माध्यम से लिखने का इरादा किया। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो अभी अभी पढ़ा है जस्ट। मैं बताऊं? बताइए। बोलिए। गोल चमकीला रोड़ा अपनी यह कहानी बताता होगा कि वह कभी एक बड़े से पहाड़ का हिस्सा रहा होगा और वो किसी झील की वजह से आते आते रोड़ा वह टकराते टकराते चिकना हो गया है। कुछ हद तक सही बोला है। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। एक समय वह रोड़ा एक चट्टान पर टुकड़ा था। इसमें किनारे और कोने थे। वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। जब पानी के साथ बहकर नीचे आया और घाटी तक पहुंच गया, वहां उसे पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण से उसके कोने घिस गए। दरिया उसे और आगे बहा कर ले गई। इस तरह से इस प्रकार की निरंतर प्रक्रिया के साथ वो गोल चमकीला और चिकना हो गया। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को क्या सलाह दी, बताइए। कि देश दुनिया को जानने के लिए क्या करना होगा उनको? संसार को पढ़ना पड़ेगा। संसार की वस्तुओं को स्वयं अपने से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या है। नेहरू जी ने पुत्री को कहा कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया के कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों को और उनमें रहने वाली जातियों का जो बसी हुई है का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस एक छोटे से देश का नहीं, इसमें तो पैदा हुई हो। नेक्स्ट।
पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताता है? तो अभी हमने इसको तो किया ही था, पत्थर की कहानी उसके ऊपर लिखी गई है, क्योंकि इस प्रकृति के साथ साथ पत्थरों ने पानी के बहाव के साथ अपने बड़े से छोटा बनाया है। यदि हम उसे पढ़ने समझने की दृष्टि है तो हम उसकी कहानी जान सकते हैं। एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? बोलो। मैं बताऊं? हाँ बोलो ना, आंसर तो बोला ही है। एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता चिकना और चमकीले रूप में बदल जाता है। गोल चिकना और चमकदार हो जाता है। यदि और आगे बढ़ जाए तो रेत के कण में बदल जाता है। दरिया रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते छोटा हो जाता है, गोल मटोल बन जाता है, माने गोल चिकना और चमकदार बन जाता है। साथ साथ यदि आगे और बढ़े तो अंत में रेत का कण बन जाता है। दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? अभी उसमें हमने पढ़ा था कि हमको उनकी जातियों के और सब के बारे में जानकारी लेना पड़ेगी। दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और उसमें बसी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक जाति जिसमें पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त लेना काफी नहीं है। चलिए, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? बोलेगा कोई आंसर? मैं ट्राई करूं? हाँ देखो मैंने निकाल दिया। जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही संसार में रहकर हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। इसलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें हम देखकर यहाँ रहते हैं धरती पर और हम देखकर उनकी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तक पढ़कर भी कर सकते हैं और उसको देखकर भी कर सकते हैं। हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? तो हम इतिहास में बीता हुआ समय, हम इतिहास में विभिन्न देशों के बीते हुए समय की जानकारी पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। अगला क्या है? ये हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। चलो इसको देखते हैं। इसमें आंसर आपको ही देना पड़ेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय समझते ना, मल्टीपल। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ दरिया शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र, पोखर, तालाब, नदी। कौन सा है दरिया शब्द? मैम हाँ तालाब। मैम तालाब। देखते हैं, हमें नहीं, गलत भी हो सकता है, ये तो गलत है। मैम तो फिर दरिया नदी मतलब, होगा। अच्छा हाँ नदी था। नदी। हाँ, कविता ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। प्रस्तुत वाक्य में अव्यय पद है कि वह देखा पर, इसमें है कि। इंदिरा जी पढ़ने के लिए गई थी मसूरी। 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 हिंदुस्तान कैसा देश है? छोटा देश बड़ा हिस्सा, बड़ा देश छोटा हिस्सा, बड़ा देश छोटा हिस्सा, बड़ा देश बड़ा हिस्सा। मैम बड़ा देश बड़ा है। नहीं, बड़ा देश बड़ा देश छोटा हिस्सा, बड़ा देश छोटा हिस्सा। नेहरू जी ने पाठ में क्या संकेत दिया है? पढ़ाई कैसे की जाए समाज के दायित्व की ओर, भारत की राजनीति की ओर, दुनिया की ओर? दुनिया की। दुनिया की ओर। दुनिया की ओर। दुनिया की ओर। चलो
चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाती तो क्या बन जाता? बालू का कड़, बहाव में बाधा, नदी का हिस्सा, अस्तित्वहीन। बालू का कण। बालू का कण। चलो, इंदिरा जी जब पंडित नेहरू के साथ रहती थी तब क्या करती थी? प्रश्न पूछा करती थी, खिलौने मांगती थी, रोने लगती थी, पत्र लिखती थी? प्रश्न पूछा करती थी। प्रश्न पूछा करती थी। प्रस्तुत पाठ मूल रूप से गद्य में कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, कविता, पत्र? निबंध। 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 चलिए, धरती पर सबसे पहले कौन आया? लेखक, आदमी, जानवर? और आदमी और जानवर? जानवर। हाँ, क्योंकि जानवर से पहले भी वनस्पति आया चुकी थी। पत्र लेखक और प्राप्तकर्ता की सही जोड़ी क्या होगी? इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल? नेहरू इंदिरा, सोनिया प्रियंका? नेहरू इंदिरा। नेहरू इंदिरा। हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी? करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, सैकड़ों, 100? लाखों करोड़ों वर्ष। लाखों करोड़। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए कौन से अक्षर को जाना जरूरी है? उर्दू, हिंदी के, प्रकृति के, संस्कृत के? संस्कृत। प्रकृति के। प्रकृति के। चलो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले सीखना होता है वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्यांश, शब्दांश? शब्द। वर्ण। शब्द नहीं, वर्ण। वर्ण शब्द से पहले भी वर्ण आते हैं, अक्षर। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा? पहाड़ों को, नदी और मैदानों को, पक्षियों को, पेड़ों को, उपयुक्त सभी को? उपयुक्त सभी को। लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से? भारत की खोज, संसार पुस्तक है, संसार, एक रंगमंच, पिता के पत्र पुत्री के नाम? संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है। नहीं, संकलन बोला है, संकलन, पिता के पत्र पुत्री के नाम। चलिए, अगला है, नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? भारत के बच्चों को, अपनी पुत्री इंदिरा को, भारत के साहित्यकारों को, धार्मिक नेताओं को? अपनी पुत्री इंदिरा को। नेक्स्ट, संसार पाठ पुस्तक है, लेखक कौन है? प्रेमचंद, विनय महाजन, जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा सोबती? जवाहरलाल नेहरू। रस में कौन सा प्रत्यय लगने से रसीला बनेगा? ला, इला, इला या सीला? ईला या सीला। ईला। तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया, इतना हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं इसको स्टॉप करके मीट पर। देखिए, अब आपको क्या करना है? अब मंडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आपको, ओके? ठीक है, उसमें आपको सबको बताना है कि आप क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है? कोई डाउट? फाइनल किसका फाइनल? चलिए, join your hands, close your eyes and शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम, बाय मैम। होंगे क्या? क्या हुआ?